नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा। हमारे खास कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल। लोकसभा चुनावों को लेकर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। बीजेपी की क्या स्थिति है, देश का राजनीतिक माहौल क्या है। विजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विजय जी, क्या लग रहा है चुनाव में? क्या आप लोग 300 सीटें जीत रहे हैं? जो सारे देश को लग रहा है वही हमको लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस समय श्री नरेंद्र मोदी की पूरी लहर है। लोग यूपीए की सरकार से तंग आ चुके हैं बुरी तरह से, महंगाई, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इन सब के कारण। और उधर लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी विकास करेंगे, इसलिए लहर चली है और 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। आम राह चलते से पूछो किसको वोट देगा, नरेंद्र मोदी को वोट। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी की सीटें नहीं आएंगी, अगर उनकी नहीं आए तो थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी या सेकुलर फ्रंट बन जाएगा। इस राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? जब तक परिणाम नहीं आए, हर उम्मीदवार मेरे समेत ये कहता है मैं ही जीत रहा हूँ, जबकि सबको पता है मुकाबला किन दो के बीच में या किन तीन के बीच में। पर इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं तो वो जीतेंगे। इसलिए कांग्रेस का ये धर्म है ये कहना कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। उनको तो बीजेपी की सरकार से पहले ही खतरा लग रहा है। और इसीलिए आप ये समझिए कि इस समय सब लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, अपनी करनी को वो भोगेंगे लोग। और जनता को इतना दुखी और परेशान किया है कि लोगों में त्राही है। लोग इस शासन को पलटना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस जो दावे कर रही है वो उनके दावे बिल्कुल गलत हैं और बीजेपी अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी। एक बात ये कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का नाम आगे करके चुनाव को व्यक्तिवादी बना दिया और मुद्दे गौड़ हो गए। क्या आप उनके इस आरोप से सहमत हैं? मोदी कौन है? मोदी जो व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी है। जब आप कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं तो पता चलता है फाइटर। राम का मतलब है न्याय, राम का मतलब है धर्म संगत। युधिष्ठिर का नाम लेंगे आप, उसका क्या मतलब है कि वो न्यायप्रिय व्यक्ति है। तो व्यक्ति के नाम में उसका काम, उसके गुण, वो सब छुपे होते हैं। व्यक्ति बोली नाम और शरीर का नाम नहीं है। उसको देख के पता लग जाता है कि अरे वाह ये है अटल बिहारी वाजपेयी, वे आदमी जिन्होंने न्यूक्लियर विस्फोट किया गया। तो इसलिए और हर बार जो चुनाव है वो नाम से होता है। जिस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता रही, प्रधानमंत्री रही देश के अंदर, उनका तो बहुत उनके नाम से चुनाव होता था। इंदिरा का नारा था गरीबी हटाओ उस समय। अभी मोदी जी का नारा है विकास लाओ। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता थे, अब की बारी अटल बिहारी, ये चलता ही था। पर अब ये ज़्यादा घबराए हुए हैं, इसलिए उनको नाम बहुत सता है। क्या मोदी जी से घबराए हुए हैं? मोदी जी से, बीजेपी से घबराए हुए हैं कि भाई अब सत्ता जाएगी हाथ में से। और मोदी जी का उनको मालूम है वे आएंगे, सब चीज़ों को ठीक करेंगे आके। विजय जी, एक पार्टी है आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल उसके नेता हैं। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, आप दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे। सबसे पहले मोर्चा आपने लिया और कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्ली में बीजेपी को सरकार में आने से रोका भी। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं समझता हूँ जब आम आदमी पार्टी आई थी तो मेरे जैसा भी आदमी लगता था कि शायद ये कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे आगे। जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन के बारे में था, मैं खुद झंडा लेके अन्ना हजारे के आंदोलन में गया था, सक्सेसफुल होंगे। पर धीरे धीरे असली चेहरा इनका सामने आता गया जी। जैसा कि खुद अन्ना जी ने कहा कि केजरीवाल सबके मंसूबे जो थे वो राजनीतिक पार्टी बनाने के थे, नेता बनाने का था, सत्ता हथियाने का था जी। और वो उसी दिशा की ओर मुड़ गए तो कोई बात नहीं, हर आदमी का हक है जी। पर जिस तरह के उन्होंने वायदे किए थे, कस्में खाई थी, लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम ये काम कर देंगे, और उसके बाद 49 दिन में जिस तरह से सरकार छोड़ के भागे, लोगों में घोर निराशा हुई। और केवल उनका नुकसान नहीं हुआ, आगे आने वाली पीढ़ी जल्दी से अब किसी का विश्वास नहीं करेगी। उन्होंने विश्वास किया था कि कांग्रेस बीजेपी को बहुत देख लिया, किंतु अब एक नई पार्टी को आजमा कर देखें हम। वो जनता से उन्होंने विश्वास तोड़ दिया। कल कोई नया आदमी और आएगा तो उदाहरण दिए जाएंगे, ये भी उसी की तरह होगा, केजरीवाल की तरह। सबसे ज़्यादा उनकी पार्टी में भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा उनके चुने हुए लोगों के अंदर भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा उन्होंने काम करने के लिए जो वायदे किए थे वो तोड़ दिए थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने झूठ बोले। हर तरह का आरोप आज आम आदमी पार्टी के ऊपर है। लोगों का मोह भंग हो गया है। अभी इसमें पता लग जाएगा, लोकसभा में 400 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हैं, 4 सीटें आ जाए तो गनीमत समझना। तो केजरीवाल जी का भ्रष्टाचारी और झूठा सब कह रहे हैं ना, तभी तो आपने देखा होगा जगह जगह पर उनका विरोध हो रहा है। वो इसलिए थोड़ी विरोध हो रहा है, वो इसीलिए विरोध हो रहा है कि लोगों को लगता है। आज सवेरे में सैर कर रहा था, वो लगा रहे थे जो इनके एमएलए बने थे वो पैसा इकट्ठा करने के अंदर लगे हैं।
तो आपको ऐसा लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में कि केजरीवाल जो पार्टी है उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा? नहीं, मेरे को क्यों लगता है, आप बताइए कहीं पर लगता हो तो आपको। पहले इसलिए था कि मुट्ठी बंद थी, दिल्ली के चुनाव में उनकी मुट्ठी बंद थी, अब मुट्ठी खुल गई है। कांग्रेस ने एक भला काम जरूर कर दिया जो उनकी सरकार बना दी। उनकी सरकार बनाने से ये हो गया, एक्सपोज हो गए जी। अगर मान लीजिए उनकी सरकार नहीं बनती तो कहते हम पता नहीं क्या कर देते सत्ता में आते तो, किंतु अब वो एक्सपोज हो गए हैं। बच्चा बच्चा उनसे यही सवाल पूछता है। अभी केजरीवाल साहब ने माफ़ी मांग ली इस बात के लिए कि हमारी गलती थी, हमने ये क्यों किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ रहे हैं और भ्रष्ट पार्टी से आप सपोर्ट ले रहे हैं। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कहते रहे उसी की सपोर्ट से आपने सरकार बना ली। कहने लगे जबरदस्ती दे गए जी, तो जबरदस्ती कोई किसी को दे सकता है क्या समर्थन? आप नहीं कह सकते थे हमें नहीं बनानी सरकार। विजय जी, एक इस चुनाव में बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है सांप्रदायिकता का। आपके विरोधी, आपके जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी, उनका इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि गुजरात दंगे हुए, अगर वो प्रधानमंत्री देश के बन गए तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश बट जाएगा, और जो उन्हें कोई वोट दे, कोई कह रहा समुद्र में डूब जाए। इस तरह के आरोप नरेंद्र मोदी पर लग रहे हैं। आप एक ऐसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूर्व में करते रहे हैं, चांदनी चौक का मैं जिक्र करूं, जहां बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। आप वाजपेयी जी के भी नज़दीकी रहे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वो एक मुसलमानों में भी उनकी लोकप्रियता थी। ये जो राजनीति हो रही है नरेंद्र मोदी को लेकर मुसलमानों की, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहा जा रहा है या उनके नेता को सांप्रदायिक कहा रहा है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर ये आरोप नहीं थे? क्या पूरी पार्टी के नेताओं पर आरोप नहीं थे सांप्रदायिक के? पिछले 40 साल से, जब से मैं राजनीति के अंदर हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि हम सांप्रदायिक हैं, कम्युनल हैं, हम मुसलमानों को चाहते नहीं हैं, हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। फिर विजय गोयल चांदनी चौक से कैसे जीतता है? अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि भाई हमारी पार्टी में सब लोग हैं, मैं लखनऊ से जीतता हूँ, विजय गोयल चांदनी चौक से जीतता है। जाके पूछिए, जाके चांदनी चौक के मुस्लिम से, रखें हाथ और बताएं कि 47 से लेकर आज तक जितने MP हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसने काम किया? वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के MP ने किया, विजय गोयल ने किया, दूसरा किसी का नाम नहीं लेंगे। पूछ लेना, वोट देना दें वो अलग बात है, किंतु कहेंगे ये काम वो करके गया जाके। तो मैं किस पार्टी का हूँ? बीजेपी का हूँ। तो मेरा ये कहना है कि अब नरेंद्र मोदी से क्यों कर रहे हैं? सिखों के दंगे हुए थे, क्या सिखों ने इसके बाद कांग्रेस को वोट नहीं दिया? और क्या इस देश के अंदर 3000 से ज़्यादा दंगे नहीं हुए क्या? बहुत दंगे हुए, बहुत लोग मरे। उन दंगों का जिम्मेदार कौन था? और ये मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि भाई आपको मिला क्या आज तक? गरीबी, अशिक्षा, इसके सिवाय मिला क्या? सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो इन्हीं की पार्टी ने बिठाई थी, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस ने, उसने साफ तौर से जो रिपोर्ट दी है वो सब कांग्रेस के खिलाफ जाती है। मुस्लिम्स के जहन में नहीं आ रही है बात को। जाके देखो गुजरात के अंदर अल्पसंख्यक ज़्यादा सुखी है या पूरे देश के अंदर सुखी है जी? हमें तो ये नहीं समझ आता। हमें तो बचपन से सिखाया ही नहीं गया कभी कि भाई हिंदू मुस्लिम्स के अंदर भेद करे जाके। पर ये कह देना बड़ा आसान होता है जी, ये कह देना बड़ा आसान होता है, जाके काम करना बड़ा मुश्किल है। अभी जो नई जनरेशन है मुस्लिम्स की, वो भी अब मेन स्ट्रीम में आना चाहती है जी। वो चाहती है हम कदम के साथ कदम मिला के देश की मुख्य धारा के साथ चलें और काम करें। बहुत हो गया कांग्रेस ने इनको बहका लिया है, बहुत हो गया इनको फुसला लिया है। अब ये बहकाई फुसलाई में नहीं आएंगे, और आएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। मैं अपने इलाके में लोगों को ये कहता था, ये MP है, काम करवाना करवा लो, तुम ले जाओ सिब्बल को। अब कपिल सिब्बल ने आज तक कभी नज़र उठा के नहीं देखी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जी। अभी चुनाव में हल पता लग जाएगा उनका। पर फिर भी सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलेगा? मुस्लिम्स का, उनको मिलेगा। क्यों भाई? आपकी गलियाँ साफ़ हो जाएगी क्या? आपके यहाँ बिजली आ जाएगी? आपके यहाँ पानी आ जाएगा? आपके बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेगा? वो तो विजय गोयल करेगा ना, कपिल सिब्बल कैसे करेगा जाके? तो ये आपको उनको तय करना है जाके जी। मैं तो उनसे बड़ा प्रेम करता हूँ जाके, और काम करता हूँ उनके लिए जी। विजय जी, मुस्लिम और बीजेपी को हम अभी और सवाल आपसे पूछेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विजय जी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो आखिर बीजेपी से दूर क्यों है? कुछ तो वजह होगी। आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप धारा 370 की बात करते हैं, आप सिविल कोड की बात करते हैं, कभी मुसलमानों के बुनियादी मुद्दों को पार्टी क्यों नहीं उठाती, एक सशक्त ढंग से उठाती उसको? तो कारण है जाकर, और वो कारण उनको ढूंढना पड़ेगा जी। हम धारा 370 की बात करते हैं, हम कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं जी, हम राम मंदिर की बात करते हैं जी। तो इसलिए कांग्रेस उनके जहन में ये भरती है कि अभी पहले भरती थी ये हिंदूवादी हैं, और अब भरती है ये मुस्लिम के खिलाफ हैं। ये तो उनको सोचना है जी, उनकी अपीजमेंट की जाती है जी।
जिससे उनको फ़ायदा एक पैसे का नहीं होता। अगर हम ये कहते हैं भाई ये क्यों कर रहे हैं आप, तो भाई अभी आप ये देखिए, वो कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे दलितों के अंदर। क्यों देंगे आरक्षण दलितों को? इसलिए देंगे कि वो बेचारे पिछड़े हुए हैं जी, उनका उत्थान करना है। उत्थान तुम करने ले, इसलिए आरक्षण की साल के साल आगे बढ़ते जा रहे हैं आगे जी। अभी 9 गैस के सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है, क्यों मिल रही है? इसलिए मिल रही है, महंगाई बहुत है, इसलिए हर आदमी को 9 गैस के सिलेंडर दो। तो भाई अगर महंगाई कम कर दो तो गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मुस्लिम्स का है जी, सब विभाग दिखा देते हैं उनको। हम कहते हैं नहीं भाई सब विभाग नहीं दिखाओ, इनको उठाओ ऊपर, उनको तो ऊपर उठाते नहीं है जी। और इसलिए जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है हम खिलाफ हैं। कोई एक चीज़ तो बता दीजिए जो कांग्रेस उनके हित में कर रही है और बीजेपी ने उनका विरोध किया, एक बता दो बात को आपको जी। कांग्रेस सिर्फ नारा लगाएगी हम मुस्लिम्स में आरक्षण चाहते हैं। उनको अच्छी तरह पता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई इनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके यहाँ SC ST नहीं है। पर वो बोल देंगे तो खुश हो जाएंगे कि हाँ जी कांग्रेस हमारे लिए कर रही है। अरे पहले देख तो लो कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसको कर सकते हो या नहीं कर सकते, यही लागू होगा या नहीं लागू होगा यहाँ पर। तो इस तरह की अगर चीज़ें वो करेंगे तो उससे क्या होगा? मुझे एक बात बताइए बात करें तो इसी में खुश कर देते हैं जी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, उन जैसा कोई नेता बीजेपी में है अभी? हाँ, ईश्वर ने हर आदमी की शख्सियत अलग अलग बताई है जी, किसी के जैसा कोई दूसरा नहीं होता जाकर, पर उसके गुण होते हैं जी। अब आपने देखा है जो विकास का नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाकर, उन्होंने नारा दिया वही विकास अब नरेंद्र मोदी लेके चल रहे हैं आगे जाकर। नरेंद्र मोदी आगे लेके चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उन्होंने सारा सड़कों का जाल, आज में तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था, सड़कों का जाल, गोल्डन क्वार्टर और स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कें सारी बनाई, विकास करी। ऐसे ही वो गुजरात के अंदर विकास कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं जी। तो आप समझिए उन जैसा किन जैसा तो कोई नहीं होता जाके जी, लेकिन उन जैसा कोई नहीं होता। लेकिन लखनऊ से चुनाव तो राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं, वो कहते हैं वो असल में अटल बिहारी वाजपेयी के असली वारिस हैं। ना देखिए वारिस तो कोई उनका कौन होगा जाके? मैं कहूँ मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था, मैं वारिस हूँ, उससे थोड़ी होता है। होता इससे है कि हम सब उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, चाहे वो राजनाथ जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे विजय गोयल हो, हम सब उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं जी। हम उनके वारिस क्या बनेंगे जाके? ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई हारता है, कोई जीतता है, वो करता है। हाँ, हर एक के अंदर गुण होते हैं। मैं राजनाथ जी के अंदर देखता हूँ गुण है ये कि वही सामंजस्यता उनके अंदर है, वही मोहपना उनके अंदर है, वही समरसता उनके अंदर है, ऐसे गुण हैं। और ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी में वही डेवलपमेंट करने की, विकास करने की उनके अंदर ये गुण है। तो हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से गुण लेता है, जो भी बड़े नेता होते हैं। तो ये माना जाए कि ये भाजपा की नई जोड़ी है अटल अडवाणी की नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के रूप में? हाँ, क्यों नहीं है जोड़ी, और जोड़ियाँ और भी होंगी, और भी लीडर हैं। सबको साथ लेके चलना है नरेंद्र भाई ने, तभी देश का विकास हो सकता है। एक अच्छी टीम वर्क के रूप में वो इसके अंदर काम करेंगे। इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ का देश है ये, और आप समझिए कोई आसान बात नहीं है इसको संभालना जी। पर मैं समझता हूँ उनकी आंखों में, नरेंद्र भाई की आंखों में अब सपने हैं और विश्वास है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सबका डेवलपमेंट चाहते हैं। जब हवाएं चलेंगी, जब सड़कें ठीक होंगी, जब ट्रैफिक ठीक होगा, जब पानी आएगी, जब वो बिजली आएगी, तो वो एक विशेष वर्ग के पास नहीं जाएगी, वो सब वर्ग जाति धर्म को छुएंगी, उससे सबका फ़ायदा होगा। अगर इंडिया गेट बना हुआ है और वहाँ पे ठंडी हवा चलती है तो उस ठंडी हवा में सब आनंद ले रहे हैं जाके, पर इंडिया गेट बना तो आनंद ले रहे हैं ना। ऐसे ही देश के अंदर अगर होगा तो जी, मुझे एक अच्छी बात ये लगी है कि जिस समय पाकिस्तान के मंत्री ने स्टेटमेंट दी उल्टी फुटी, तो उस समय कांग्रेस, बीजेपी सब मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए जी। ऐसे ही सबको मिलकर देश का विकास करना है जी। इसमें पूरे देश के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश का विकास, डेवलपमेंट और देश के अंदर डिसिप्लिन ला सके जाके। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस में फ़र्क क्या है? गुड गवर्नेंस के अंदर डिसिप्लिन भी शामिल है जी, कि अगर आप अनुशासन रहेंगे। अभी दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? लॉलेसनेस है जी। कोई आदमी जितनी मर्जी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता फिरे, कोई आदमी कितना भी अपराध करता रहे, कहीं कितना ही ट्रैफिक जैम होता रहे, बिजली आए नहीं आए, पानी जाए आए, कौन पूछने वाला है यहाँ पर जाकर जी? आम आदमी को कोई पूछ रहा है जाकर जी? कोई नाम रखने से आम आदमी पार्टी आम आदमी की नहीं हो जाती, काम से आम आदमी की होती है जी। आज क्यों सारा देश 2002 से लेकर 2012 तक आप मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं जी? मोदी जी के पीछे पड़ रहे हैं, उनकी पिटाई करते रहे 12 साल। उसके बाद भी क्या कारण है कि सारा देश उनके साथ खड़ा है? वो इसलिए खड़ा है कि लोगों को एक आशा की किरण उनमें दिखाई देती है
कि यही व्यक्ति अब देश को बचा सकता है बाहर के दुश्मनों से और अंदर के दुश्मनों से, नहीं तो देश खोखला हो जाएगा। चाइना हमसे कहीं पीछे था, अब देखिए कितना आगे निकल गया, चाइना लग गया है। सैन्य शक्ति हमारी कितनी कमज़ोर है। वो आदमी नए तरीके से काम करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर आपकी पार्टी में ही कुछ नेताओं को थोड़ा असहज महसूस करते हैं, क्या वो बाद में भी परिणाम आ जाएंगे तब भी नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे कि मान ली कुछ सीटें कम रह गई तब कोई और हो सकता है? जब एक बार पार्टी ने नेता डिक्लेयर कर दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आप यही मानकर चलिए, उसमें किंतु परंतु लेकिन इफ बट लगाने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट आएंगे तब की तब देखेंगे। अभी तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे जाके, और उनको बनना भी चाहिए, क्योंकि सारा देश उनके डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर वोट कर रहा है, ये समझिए बात को। इसलिए हम कहते हैं उसको मोदी सरकार। और हमारे नेताओं में असहजता की बात नहीं है, हर पार्टी में असहजताएँ होती हैं, हर परिवार में असहजताएँ होती हैं, ये समझ लीजिए बात को। ये तो ह्यूमन फिनोमिना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि पहले ना होती है और अब हो रही हो जाके, ये आप समझ लीजिए बात को। तो उतना ही सब कुछ है। और मैं समझता हूँ अभी सब लोग यूनाइट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे सारे नेता भाग रहे हैं पूरे देश के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत के साथ आए। अब हमारा लक्ष्य एक ही है कि भाई ईश्वर 272 से ज़्यादा सीटें करवा देना, ताकि डिसीजन लेने में आसानी मिले। स्टेबल गवर्नमेंट होगी तभी परिणाम आ सकते हैं जी, अनस्टेबल गवर्नमेंट में परिणाम आने में बड़ी कठिनाई होती है। विजय जी, एक छोटा सा ब्रेक और लेना है, फिर लौटता हूँ और बात करता हूँ भाजपा की भावी गठबंधन राजनीति पर। विजय जी, स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। ऐसा लग रहा है कि गठबंधन कुछ नए घटकों की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी, अगर जो भी 16 मई के बाद। आप कह रहे हैं नहीं पड़ेगी, हो सकता है पड़े, तो कौन से ऐसे दल हैं जो आपके साथ आएंगे? क्योंकि ममता नरेंद्र जी से नाराज लग रही हैं, जयललिता नरेंद्र मोदी पे हमला कर रही हैं, नवीन पटनायक दूरी बनाए हुए हैं, कौन से ऐसे दल हैं? नहीं, वो ही नहीं झगड़ा कर रहे, हम भी उनसे कर रहे हैं। चुनाव में ऐसे ही होता है, जब आमने सामने चुनाव हो रहा है तो दूसरे की प्रशंसा करके वोट लेनी है क्या हमको? हमें ये बताना है कि हम उनसे बेहतर कैसे हैं, और वो जब शासन में थे तो उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी जाके। ऐसा पहले भी होता है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पहली बात, हमको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जिस तरह के परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की लहर चल रही है, जिस तरीके से सर्वेज आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जी। तो हम एनडीए की सरकार बनाएंगे, जो हमारे अलाइज हैं वो हैं, उनको तो साथ लेना ही है। चाहे अपने बीजेपी अपने उन पे भी 272 सीटें ले आए, तब भी वो अलाइज हमारे साथ रहेंगे जाके। एक दूसरा, ये जरूरत पड़ जाएगी तो एक क्या 20 आने को तैयार हैं। लोग कहते थे नहीं नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कोई नहीं आएगा। वो रामविलास पासवान जी बिहार से उठ के सीधा आ गए हैं, वो तमिलनाडु के अंदर हमारा गठबंधन हो गया, वो आंध्रा के अंदर हमारा गठबंधन हो गया। ये सब कैसे हो गए जाके? किसी समय आपको ध्यान होगा, वाजपेयी जी के रहते हुए भी एक बार पार्टी अछूत हो गई थी जी, एक आदमी आने को तैयार नहीं। और उसके ठीक 5 साल के बाद ऐसा होगा कि हर आदमी चाह रहा था कि हमारे डब्बे में आके बैठ जाए, हमारे डब्बे में बैठ जाए। तो अभी सब लोग इस डब्बे में बैठेंगे जिनको विकास चाहिए, जो देश से प्रेम करते हैं, जो देश के अंदर चाहते हैं तरक्की हो, वो तो हमारे डब्बे में बैठ जाएंगे। जिनका काम विरोध होगा जाके, वो उनकी बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो देश का चाहते ही नहीं, विकास हो, डेवलपमेंट हो, कुछ हो, उनको तो अपनी पॉलिटिक्स से मतलब है। विजय जी, दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आपकी अगर सरकार बनती है तो उसे महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा कि दिल्ली में कब विधानसभा चुनाव हो। मेरा सवाल ये है कि अक्सर ये सवाल उठता है कि विजय जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो एक कसक कहीं ना कहीं उनके मन में रहती है, तो अगली बार जो चुनाव होगा दिल्ली विधानसभा का, उसमें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? देखो, जो लोग विजय गोयल को जानते हैं उनको ये मालूम है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए जी, मुझे काम करने की जगह चाहिए। दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान के फ़र्क हैं। मैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड हूँ जी, मैं अपने विज़न से चीज़ों को सोचता हूँ और ठीक करना चाहता हूँ जाकर। इसलिए मेरे को तो पद सब दिए, लोकसभा में ले आए, राज्यसभा में ले आए, मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर भेज दिया, ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी कर दिया, दिल्ली के प्रदेश का अध्यक्ष कर दिया। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे अब रीपे करना है जनता को। पार्टी में हमने बहुत मेहनत की है जी,
रीपे करना जनता को, और जनता को करने के लिए काम करने बहुत ज़रूरी हैं। उठा के देखिए दिल्ली के अंदर कितने लोगों ने विकास के काम किए हैं। कम से कम हमारे कैरेक्टर में, मुझे अपने जीवन में ये संतोष रहता है कि मैंने देश भर से लॉटरी को बंद करा दिया जाकर। ये मेरे को संतोष रहता है। नहीं तो ऐसा लगता है आपने पद लिया, उस पद के ऊपर काम किया, फिर पद लिया, फिर काम किया, उससे मतलब नहीं है जी। मेरे को संतोष रहता है भी चांदनी चौक के अंदर जितना टाइम मुझे मिला उसके अंदर मैंने विकास का काम करने की कोशिश करी जाकर। मेरे को संतोष रहता है कि अभी मैं टॉय बैंक, खिलौना बैंक जैसी चीज़ों को गरीब लोगों के लिए चलाता हूँ, और मैं आगे भी गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ जाके। इसलिए दिल्ली से मेरा नाता है, दिल्ली से मैं जुड़ा हूँ, दिल्ली की समस्याओं को उठाता रहूँगा, दिल्ली के लिए काम करता रहूँगा, दिल्ली के लिए मेरे पास विज़न है। पद वद तो पार्टी ने मुझे बहुत दे दिए हैं जाके जी, और अभी अभी उम्र पड़ी हुई है, ये समझिए बात को, और 24 आवर हम काम कर सकते हैं। एक दिल्ली में माना जाता है बीजेपी बटी हुई है, क्या है वजह? हम तो बीजेपी को खुद ही बांटते हैं। हम जब ये कहते हैं कि संगठन के चुनाव होंगे तो 2 ग्रुप बना देते हैं, वो इधर से लड़ेगा, वो उधर से लड़ेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए उस बटने को बटना नहीं हम कहते जी। हाँ, अगर बटना ऐसा हो कि एक दूसरे का विरोध हो रहा हो तो उसको बटना कहते हैं जी। तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली के अंदर कोई बीजेपी है, ये तो पॉलिटिक्स है, घर के अंदर भी बटी होती है जी, थोड़ा बहुत चलता है, पर कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में बीजेपी एक ही है। दिल्ली में जो चुनाव होंगे उसमें किससे मुकाबला मानना है, केजरीवाल पार्टी से या कांग्रेस से? देखो, अभी तो मुझे लगता है ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो जाएगा जी, थोड़ा सा जी। सबसे बड़ी बात है केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम ऊपर उठेंगे, उसके बाद ये दोनों नीचे रहेंगे। कांग्रेस में क्योंकि अभी अभी कुशासन रहा है, महंगाई, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, करप्ट, ये वो, इसलिए उनके अंदर डिमोरलाइजेशन भी है और पब्लिक उनको चाहती भी नहीं है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी से अभी मोह भंग हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का एज रहेगा और ये दोनों ऐसे आपस में बराबर रहेंगे। मतलब आप मान लें कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं? पहले के मुकाबले तो नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी, आप बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी, पर पहले के मुकाबले में तो अभी कोई चुनौती मुझे लगती नहीं। उन्होंने लोगों का बहुत विश्वास तोड़ा जी। मैं धोखा देना शब्द में इस्तेमाल नहीं कर रहा, विश्वास तोड़ा जाके। लोगों ने उनसे बड़ी होप लगाई थी अभी दिल्ली के लोग। और वो पॉलिटिकल आदमी की तरह फटाफट घोषणाएं करना, नाम करना, इधर से उधर। वो तो छुटकारा चाहते थे दिल्ली से चुनावों से, इसलिए छुटकारा चाहते थे। उनको तो देश में घूमना था, देश में लड़ना था। वो मोदी जी के खिलाफ कोई वाराणसी से जीत थोड़ी सकते हैं ये, पर चले गए पब्लिसिटी बटोरने के लिए कि बड़े आदमी के सामने लड़ूंगा तो सामने कुछ आऊँगा, 2-4 गालियाँ दूंगा, ये करूँगा। नहीं तो उनकी आप स्टेटमेंट्स दीजिए जी, कोई ऐसी स्टेटमेंट होती हैं यार? कोई उनको थप्पड़ मारता है, उस थप्पड़ मारने वाले के वो घर पहुँच जाते हैं जी। FIR क्यों नहीं करा दी उनके खिलाफ जी? आज तक उनके ऊपर जितने भी हुए, किसी एक में वो बता सके कि इसमें बीजेपी का कोई आदमी था जाके? उनका बस चलता तो रंग देते, पर सबके घर जा जाके पूछिए आए उनसे जाके जी कि शायद बक देगा हमारे सामने, शायद कुछ बोल देगा, शायद कुछ कर देगा जाके जी, पर कोई हो तो बोलेगा ना जाके। ऐसे राजनीति होती है क्या? तीसरे मोर्चे को संभावना नजर आ रही है? मुझे तो दूर दूर तक तीसरा मोर्चा ही नज़र नहीं आ रहा जी। अभी कोई है तीसरा मोर्चा? कहाँ गठन हुआ है उसका जी? कोई मीटिंग हुई है? कहीं शेड्यूल है कि भाई ये सीटें हैं? एक मीटिंग उन्होंने कर ली, तीसरा मोर्चा बना ही कहाँ है अभी तो जी? और ये तीसरा मोर्चा क्या करेगा जी? वो मोर्चा देखो ना जी, कौन इनका साथ देगा? मुलायम और बसपा इकट्ठे नहीं आ सकते, समाजवादी पार्टी और बसपा। AIDMK और DMK इकट्ठे नहीं आ सकते हैं यहाँ। उधर TRS और कांग्रेस, ये लोग इकट्ठे नहीं आ सकते जी। सब तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए लगे हुए हैं जी। कहीं छोड़ ही रहे तो कहाँ से उनको आएगा जी? मुझे एक बात बताइए ना जी, एक को लाएंगे तो दूसरा भाग जाएगा जी। ये तो हमेशा से हो रहा है ना। तो इसलिए मैं नहीं समझता तीसरे मोर्चे नाम की चीज़ है। ये तीसरा मोर्चा जो है ना वो हवा के अंदर है, सिर्फ हवा के अंदर है जाकर। असल में तो ऐसा मोर्चा कोई बना ही नहीं है। विजय जी, आपने देश की बात में हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ।